Hello everyone, welcome back to our YouTube channel नीट जेई मास्टर क्लास। बेटा ये हमारी क्लास 12th के सॉल्यूशन वाले चैप्टर की कंटिन्यूअस सीरीज है बेटा, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं बेटा। तो कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वेपर प्रेशर। वापस बोलिएगा मेरे साथ, क्या है टॉपिक हमारा? वेपर प्रेशर। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि केमिस्ट्री में जो टॉपिक के नाम होते हैं ना बेटा, उनका मतलब उसी नाम में ही हिडन होता है। तो हम समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो उस वेपर प्रेशर के लिए हमें ये पता होना चाहिए वेपर क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मैम, वेपर तो हमें पता है क्या होता है, पर फिर भी अपन पहले थोड़ा सा वेपर समझ लेते हैं, उसके बाद वेपर प्रेशर देख लेंगे। तो मान लीजिए आपने लिया एक कंटेनर बेटा, इस कंटेनर में आपने लिया पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब आपने इसको क्या किया बेटा, ऐसे फ्लेम के नीचे रख दिया है ना। फ्लेम जब अपन इसको प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल कहाँ पर होंगे? सरफेस पर होंगे। कुछ पार्टिकल जो सरफेस पर नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे बल्क मॉलिक्यूल। तो बेटा ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, उनको हीट मिलेगी तो उससे क्या होगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो क्या हो जाएंगे बेटा? इवापोरेट हो जाएंगे। इवापोरेट होंगे, इसका क्या मतलब है? इवापोरेट होके वो बनाएंगे वेपर। अब बेटा अगर ये जो कंटेनर अपन ने लिया है, ये कैसा है? क्लोज्ड है कि ओपन है? तो ये क्लोज्ड नहीं है, मतलब ये कंटेनर कैसा है? हमारा ओपन है। तो ओपन कंटेनर के केस में क्या होगा बेटा? जो अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर अपन को वेपर प्रेशर देखना है, मतलब ये जो वेपर फॉर्म हो रहा है वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा ये लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस पर, तो उसके लिए हमें वेपर को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और अगर वेपर को मुझे रोकना है बेटा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा क्लोज्ड कंटेनर। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? हमें लेना पड़ेगा एक क्लोज्ड कंटेनर। तो ले लिया मैम, आपने लिया क्लोज्ड कंटेनर। इस क्लोज कंटेनर को आपने किसके नीचे रख दिया? बर्नर के नीचे रख दिया। बर्नर से इसको जब हीट मिलेगी तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे बेटा? ऐसे इवापोरेट होंगे और वेपर्स बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि ये जो कंटेनर है बेटा, वो कंटेनर कैसा है? ये कंटेनर क्लोज्ड कंटेनर है। तो इसके जो वेपर्स बनेंगे बच्चों, इसके जो ये वेपर फॉर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या होंगे? धीरे धीरे वो कंडेंस होंगे और कंडेंस होके वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा जब इस सिस्टम में क्या अटेन होगा? इक्विलिब्रियम अटेन होगा। क्या अटेन होगा बेटा? इक्विलिब्रियम अटेन होगा, मतलब एट द इक्विलिब्रियम स्टेट वेपर्स जो है वो कंडेंस होता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा बेटा? जो लिक्विड फेज है और जो वेपर फेज है, उनके बीच में क्या हो जाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा बेटा। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं अपने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? ये होता है, नाम में छुपा हुआ है, इट इज अ प्रेशर ऑफ वेपर्स। अब ये प्रेशर कहाँ पर है बेटा? सो दिस इज अबव लिक्विड सरफेस। अब हमेशा हमें ये याद रखना है कि ये जो वेपर प्रेशर है वो कहाँ पर होगा बेटा? वो वेपर प्रेशर होगा एट इक्विलिब्रियम। तो चलिए वापस पढ़ते हैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। वेपर प्रेशर क्या है? सो इट इज अ प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। तो हमेशा याद रखना है कि वेपर प्रेशर की जो कंडीशंस है, क्या क्या होनी चाहिए? हमारा कंटेनर क्लोज होना चाहिए और उसमें जो भी अपन ने सॉल्यूशन लिया है वो
इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब जितना वेपर प्रेशर होगा उतना ही उसका क्या होगा बेटा, लिक्विड फेज में कंसंट्रेशन होगा। आ गया बच्चों वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा, सोचिए। जो वेपर प्रेशर है इट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, गेस करिए आप। तो पहला तो ये डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतना वेपर प्रेशर बनेगा। दूसरा ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड सब्सटेंस, है ना। अब ये जो नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है इसके किस कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा बेटा, तो इसका जो कैरेक्टर है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे मेरे सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किस टाइप का फोर्स है, ध्यान से समझिएगा। अगर फोर्स ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लेने के बाद बॉयल होना स्टार्ट करेगा, मतलब वेपर बनेगा। और अगर फोर्स कम है तो वो वेपर फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही से हमारा एक पॉइंट क्लियर हो जाता है बच्चों कि ये जो है हमारा वेपर प्रेशर वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा, ये हमारे कंटेनर के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और लिक्विड सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड करेगा। इतना आ गया बच्चों आपको समझ में। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, कि अब लेट्स से कि जो भी मैंने सब्सटेंस लिया हुआ है, ये जो मेरे सब्सटेंस है बेटा दो कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। या तो जो मेरा सब्सटेंस है वो वोलाटाइल नेचर का होगा, या तो जो मेरा सब्सटेंस है वो कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है, तो वोलाटाइल मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर। और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, ग्लूकोज ले लेंगे, है मतलब कोई भी टाइप के शुगर का अपन एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जो अपन ये सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा, तो हमें पता है अब तक कि ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, दिस इज ए बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये अपन को ऑलरेडी पता है बेटा। मान लीजिए यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसको मैंने बी बोला है और जो मेरा सॉल्वेंट है उसको मैंने ए बोला है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है इसमें मेरे ए और बी दोनों ही क्या है, दोनों ही कैसे हैं, वोलाटाइल नेचर के हैं, मतलब दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आप समझिए बेटा, ये जब सोल्यूट, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेती हूँ, क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे सोल्यूट के पार्टिकल है मतलब बी मॉलिक्यूल है, इसका जो प्रेशर है प्योर फॉर्म में, जब सिर्फ बी प्रेजेंट है तो इसका जो प्योर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं उसको पी नॉट बी। सिमिलरली जो हमारा ए है, तो ए के केस में भी अपन ने क्या लिया, ए मॉलिक्यूल लिया है। अब इसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं पी नॉट ए। इतना क्लियर हुआ कि मेरे दोनों ही जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के वो कैसे हैं, वोलाटाइल हैं। तो जब मैं इनको अकेले क्लोज्ड कंटेनर में ले लेकर अपन हीट प्रोवाइड करते हैं
तो इनका जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, जब इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो बी के लिए पी नॉट बी हो जाएगा और ए के लिए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा बेटा। ये कंसेप्ट आया समझ में। अब मैं जो नेक्स्ट बता रही हूँ बेटा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब मुझे सॉल्यूशन बनाना है। मतलब मैंने जो कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में मेरे ए और बी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब यहाँ पे जो वेपर्स होंगे वो ए के भी वेपर्स होंगे और वो बी के भी वेपर्स होंगे। अब थोड़ा सा ऐसा सोचिए बेटा कि जब ये अकेले थे तो इनका जो प्रेशर था, साथ में आने पर इनका जो प्रेशर है वो इनके प्योर फॉर्म से क्या होने वाला है बेटा, बट ऑब्वियस कम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इसका प्योर फॉर्म का क्या लिया था, पी नॉट ए, और इसका प्योर फॉर्म क्या लिया था, पी नॉट बी। तो जब ये सॉल्यूशन में होगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, सर्टेन लेवल में इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इतना आया बेटा समझ में। अब इनकी जो वैल्यू है वो कितनी डिक्रीज होगी, उसको हम कैसे समझेंगे बेटा, तो उसको हमें समझाने में हेल्प करी है राउल्ट नाम के साइंटिस्ट ने। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी की लाइंस पर लेके जाती हूँ बेटा। हमारा क्या टॉपिक है आज का, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें हम दो टाइप का देखेंगे। पहले हम देखेंगे लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन, मतलब मेरा जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और मेरा जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, और दोनों ही मेरे कैसे हैं, यहाँ पे दोनों ही मेरे यहाँ पर वोलाटाइल नेचर के हैं। इतना आया बच्चों समझ में। चलिए एनसीईआरटी रीड करिएगा, आप मेरे साथ रीड करिएगा बेटा, अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करिए। लिक्विड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, सो व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। नाउ ये जो सॉल्यूट है दैट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, प्रीवियस हमने लेक्चर्स में पढ़ लिया हुआ है बच्चों। अब हमने जो सॉल्यूशन ऑफ गैसेस है इन लिक्विड वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स इन अ लिक्विड। मतलब कि यहाँ पर मेरा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा, और एक बार इसमें जो मेरा सॉल्यूट है वो लिक्विड नेचर का अपन स्टडी करेंगे, और दूसरी बार हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी हम सॉल्यूशन लेंगे बेटा, उसमें या तो एक कंपोनेंट वोलाटाइल होगा या तो दोनों ही वोलाटाइल होंगे। ठीक है बच्चे। अब ये लाइन कह रही है कि जनरली जो लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं वो वोलाटाइल नेचर के होते हैं, सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर। बट अपना जो सॉल्यूट होता है वो वोलाटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट हो जाएगा और दूसरा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम दो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्वेंट, और दूसरा हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले लिक्विड इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो आपको मान लेना है कि आपने बाइनरी सॉल्यूशन जो बनाया है उसमें दोनों क्या है बेटा, टू वोलाटाइल लिक्विड्स। ठीक है, और ये जो दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, एक को अपन कंपोनेंट 1 बोलेंगे और दूसरे को कंपोनेंट 2 बोलेंगे। अपन को इन दोनों कंपोनेंट को मिला के बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है, और इसको हमने किस में लिया है, एक क्लोज्ड वेसल में। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि वेपर प्रेशर हम किस में देखेंगे, क्लोज्ड वेसल में। क्यों, क्योंकि अगर मेरी वेसल मतलब कंटेनर ओपन होगा तो वेपर मेरी बनेगी तो, पर वो उड़ती जाएगी तो उसका प्रेशर हम देख ही नहीं पाएंगे। तो अब जब क्लोज्ड वेसल में अपन लेते हैं ऐसे सॉल्यूशन को, तो इसका जो दोनों कंपोनेंट है वो क्या होगा, इवापोरेट होगा, एंड वो क्या अटेन करेगा, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा।
तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में एस्टेब्लिश होगा बेटा? ये एस्टेब्लिश होगा बिटवीन वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इनका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पर, P टोटल, वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 एंड P2, मतलब कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल प्रेशर होगा और कंपोनेंट 2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो मिलके हमारा क्या बनाएगा? टोटल पार्शियल प्रेशर बनाएगा। अब P1 और P2 क्या है? सो दे आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। अब ऑलरेडी हमने हेनरी लॉ पढ़ा है, जो क्या कह रहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है दे आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज x1, कंपोनेंट 1 का x1 हो जाएगा और कंपोनेंट 2 का x2 हो जाएगा। अब ये जो सारी बातें हैं, इसको कोरिलेट किसने किया बच्चों? फ्रेंच केमिस्ट फ्रांकोइस मार्श राउल्ट ने। हमें सिर्फ यही नाम याद रखना है बेटा, राउल्ट। ठीक है बच्चों, राउल्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिए, क्या है? RAOULT, राउल्ट। इन्होंने पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशनशिप क्या किया? उसको क्वांटिटेट किया, मतलब मेजर किया। अब ये जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ कहते हैं बच्चों। तो राउल्ट्स लॉ क्या स्टेट करता है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, अपन ने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें दोनों ही मेरे वोलाटाइल लिक्विड हैं, तो उसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात आई समझ में बच्चों? तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो हमारा राउल्ट्स लॉ है वेपर प्रेशर का, वो क्या कहता है बच्चों कि यहाँ पे जो मैंने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? ए लिया है, बी लिया है। तो यहाँ पे ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा लेट्स से वो पीए हो जाएगा, और बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू पी टोटल। अब ये जो पीए का पार्शियल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा? ए के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, और जो बी का पार्शियल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा बी के मोल फ्रैक्शन पर। साउंड इजी बच्चों? तो अब एक बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है बेटा, आसान है ये डेरिवेशन। बस इसको है ना आपको 2-3 बार लिखना है, आपको ये थियरी तो समझ में आ जाएगी इजिली। इस डेरिवेशन को आप 2-3 बार लिखेंगे तो ऐसे आपको यूज्ड टू हो जाएगा कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसके बाद क्या आ जाएगा। चलिए तो सिंपली करते हैं। अभी जो अपन ने कहा कि ये जो पार्शियल प्रेशर है P1 का, वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसके मोल फ्रैक्शन के। तो अपन ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे P01 रख देंगे। P01 क्या है? ये कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है जब वो क्या था? प्योर फॉर्म में था, जब अपन ने कंटेनर में सिर्फ कंपोनेंट 1 को लेके उसका वेपर प्रेशर मेजर करते हैं, तो वहां पे उसको क्या कहा था अपन ने? P01। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। सिमिलरली कंपोनेंट 2 के लिए उसका जो P2 है, मतलब उसका जो पार्शियल प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी P02 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। P02 क्या है? तो वो उसका वेपर प्रेशर तब था जब वो प्योर कंपोनेंट था, मतलब अकेले अगर हम कंपोनेंट 2 को वेपोराइज करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो P02 है। अब बेटा ये हमने राउल्ट लॉ पढ़ लिया, अब यहाँ पे एक दूसरा लॉ आता है बेटा, दोनों को मिला नहीं देना है। ये लॉ क्या है? डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये अपन ने 11th में भी पढ़ा था बेटा, कि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन फेज के ऊपर, वो क्या होगा बेटा? दैट वुड बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो P टोटल को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? P1 प्लस P2। तो अब यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि जो यहाँ पे अपन ने क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है, इसमें क्या है? हमारा A प्लस बी है ना? A प्लस बी का ये जो वेपर फेज है, मतलब यहाँ पे मेरे जो A एंड V के वेपर्स होंगे
वो किसके बराबर होगा बेटा, वो उसका कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशनशिप है वो किसने दिया बेटा, वो दिया हमें राउल्स नाम के साइंटिस्ट ने। पर ये जो वेपर फेज में कितना प्रेशर है, पी टोटल कितना है, दैट इज इक्वल टू P1 एंड P2, ये जो रिलेशनशिप है वो किसने दिया है बेटा, वो रिलेशनशिप दिया है डाल्टन्स ने। तो आपको दोनों ही लॉ यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वेपर फेज वाला लॉ है वो डाल्टन ने दिया है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताने का काम है वो किसने किया है, राउल्स ने किया है। तो ऑलरेडी राउल्स के हिसाब से हमने P1 और P2 की वैल्यू निकाल ली है। तो बच्चों P टोटल डाल्टन्स के हिसाब से जो P टोटल है दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो अब हमें P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पे फीड कर देना है। तो P1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, P2 की जगह पर ये रहा मेरा P1 और ये रहा मेरा P2। अब बच्चों आपको ये बात पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है ना बच्चों। तो अब मैं बेटा ये जो हमारा x1 है, x1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2। तो ये देखिए यही किया है, x1 की जगह पर इन्होंने 1 माइनस x2 रख दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम P1 को बाहर ले सकते हैं और P2 माइनस क्या कर देंगे, P1 एंड x2। सिंपल मैथ्स किया है बेटा, चीजों को इधर उधर रख दिया है। अब इसको आप मेरे कहने पर 3 बार लिखने का प्रैक्टिस करिएगा बेटा, ये आपको ऐसे याद ही हो जाएगा, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। यहाँ तक चीजें आसान है, ये आसान है। इससे ये जो रीअरेंजमेंट है ये आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब ये जो पूरा हमारा एक क्या आ गया बेटा, इक्वेशन आ गया है। इस इक्वेशन से हम क्या क्या कह सकते हैं बेटा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी कंक्लूजन लाइन। फर्स्ट हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर मतलब टी टोटल की अपन बात कर रहे हैं, ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मतलब जो वेपर फेज में टोटल वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन के किसी भी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा बच्चों। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा बेटा, वो वेरी करेगा लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू। क्लियर है कि जो वेपर प्रेशर है वो वेरी करेगा किसके ऊपर, तो कंपोनेंट टू का कितना मोल फ्रैक्शन है। थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है कि वेपर प्रेशर जो हमारे प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2 है उनका जो वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे पी नॉट की बात की जा रही है बेटा, पी नॉट उनका कितना है उसके अकॉर्डिंगली टोटल जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर वो या तो डिक्रीज कर सकता है या तो इंक्रीज कर सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ये 3 कंक्लूजन आपको याद करने हैं बेटा। तो आपने क्या किया, ये इक्वेशन डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर वाला लॉ। अब ये जो इक्वेशन आया है इससे अपन क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो दिस 3 कंक्लूजन यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी बच्चों उसको हम इस ग्राफ से समझते हैं। सो दिस ग्राफ इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। चलिए हम इसको वापस समझते हैं ढंग से कि यहाँ पे ये जो मेरा क्या है, कंपोनेंट 1 है बच्चों, कंपोनेंट 1 है, और ये मेरा क्या है यहाँ पे कंपोनेंट 2 है। ध्यान से समझिएगा कि ये जो मेरा कंपोनेंट 1 है यहाँ पे इसका प्योर फॉर्म है, क्यों, क्योंकि जो कंपोनेंट 2 है वो 0 है, मतलब सिर्फ कंपोनेंट 1 है। यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या है बेटा, कंपोनेंट 2 है, मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट 1 है वो 0 है।
तो मेरा जो कंपोनेंट 1 है वो किस फॉर्म में है बच्चा? प्योर फॉर्म में है। तो अपन ने पढ़ा है कि जब प्योर फॉर्म में होगा तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो P01 हो जाएगा। सिमिलरली 2 जब प्योर फॉर्म में है तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? P02 हो जाएगा। यही हमने पढ़ा। अब इसका पार्शियल प्रेशर कम है, इसका ज्यादा है, ऐसा क्यों मैम? तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरा ये वाला X2 कंपाउंड है वो कैसा है बेटा? वो मेरा ज्यादा वोलाटाइल है। जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अब ध्यान से समझना बच्चों कि जैसे जैसे ये कंपोनेंट 1 और 2 को हम मिक्स करने लगते हैं तो जैसे ही वे x1 में x2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा बच्चों? वो डिक्रीज होने लगेगा। और यहाँ पे एक टाइम आया कि x2 ज्यादा है, x1 है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर 0 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे हम 1 मिक्स करते हैं तो जो कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर है P0 है वो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होता जाएगा। तो अब P टोटल क्या हो जाएगा? तो जो P1 मेरा डिक्रीज हुआ उसको अपन ने P1 से रिप्रेजेंट किया और जो P2 डिक्रीज हुआ उसको अपन ने P2 से रिप्रेजेंट किया। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि इनका हमने सॉल्यूशन बना दिया है। तो P टोटल मेरा कितना हो जाएगा? तो एज पर द डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ दिस वुड बी इक्वल टू P1 एंड P2। इजी इजी बच्चा लोगों। चलिए वापस इसको हम पढ़ते हैं बेटा। अ प्लॉट ऑफ P1 और P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 एंड x2, मतलब कि ये जो मोल फ्रैक्शन x1 कंपोनेंट 1 और 2 का P1 और P2 वर्सेस अपन ने जब ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है बेटा, तो ये जो लाइन 1 और लाइन 2 है, लाइन 1 और लाइन 2 क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों। तो जो मिनिमम वैल्यू है P टोटल की वो क्या है? P01 है। किसके लिए? तो कंपोनेंट 1 के लिए। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो P02 है। किसके लिए? तो कंपोनेंट 2 के लिए। अब यहाँ पे जो एक का लोअर है एक का हायर है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि जो कंपोनेंट 1 है दैट इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। तो अब मेरा जो P01 है वो हमेशा क्या होगा? P02 से कम होगा क्योंकि ये कम वोलेटाइल है। अब इनका जो कंपोजिशन है वेपर फेज में वो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो वेपर फेज में कंपोजिशन है इक्विलिब्रियम पर वो लिक्विड फेज के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर मुझे वेपर फेज में इसका कंपोजिशन मेजर करना है तो कैसे मेजर कर सकते हैं? हम उनके पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट से मेजर कर सकते हैं। दैट इज y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2। अब ये यहाँ पर ये लोग अलग बात बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिए। अपन ने अब तक क्या समझा कि यहाँ पे हमारे लिक्विड सॉल्यूशन है ना, जिसमें लेट से ए एंड बी के कंपोनेंट है, इनका यहाँ पे वेपर्स बन रहा है। तो अब हमें पता है कि इसमें से कुछ वेपर्स ए के होंगे और कुछ वेपर्स किसके होंगे? बी के होंगे बच्चा। अब तक अपन ने प्रेशर पढ़ा कि यहाँ पे जो पूरा वेपर प्रेशर है जो किसके बराबर होगा? 1 और 2 के, मतलब पी ए और पीबी के। पर यहाँ पे वेपर फेज में बच्चों वेपर ए के कितने वेपर हैं और वेपर वी के कितने वेपर है? मतलब कि हमें क्या करना है? वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन को देखना है। तो अब यहाँ पर हम x1 और x2 नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को x1 और x2 से रिप्रेजेंट किया है। तो जो वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन है उसको हम क्या लिखेंगे? y1 और y2 लिखेंगे। तो अब लेट से मुझे y1 देखना है, ठीक है। तो P1 मतलब मेरे जो कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा? उसका वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कितना है दैट उसको अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे P टोटल में। और मेरा जो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 2 का है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो जो मेरा P टोटल है उसको मैं, जो मेरा कंपोनेंट 2 है उसका वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है उससे अपन क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स
वेपर फेज, ध्यान से समझना बच्चों, वापस मैं इसको बोलती हूँ। अब यहाँ पे हम दो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। दो मोल फ्रैक्शन की मतलब, एक तो मेरे सॉल्यूशन में जो ए और बी हैं उनका मोल फ्रैक्शन कितना है वो हो गया एक्स ए और एक्स बी। ये किसमें है, ये लिक्विड फेज में अपन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो वेपर फेज होगा बच्चों, ये वेपर फेज में भी क्या होगा, कुछ वेपर्स एक्स ए के होंगे, तो इसको मैं वाई ए कर देती हूँ। दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या होगा बच्चों, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वेपर्स किसके होंगे, वी के होंगे, तो उसको मैं वाई वी लिख देंगे। मतलब यहाँ पे जो वाई है वो सिमिलरली एक्स ही है, मतलब मोल फ्रैक्शन ही बता रहा है, पर कहाँ पर बता रहा है बच्चों, वेपर फेज पर बता रहा है। तो अब ये जो वाई ए मतलब इसका कितना मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, वो किसके बराबर होगा, P1 के बराबर होगा, मतलब उसका कितना पार्शियल प्रेशर है। तो जब हम वाई ए को टोटल P से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा P1 निकल आएगा। तो अब हमारे लिए ये जो फॉर्मूलाज हैं वो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। देखिए, अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है इसके ऊपर ये क्वेश्चन है बच्चा। ये कहता है कि अपन ने जो क्लोरोफॉर्म लिया है उसका वेपर प्रेशर दे दिया है इन्होंने, और डाइक्लोरोमेथोन दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया हुआ है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्लोरोफॉर्म का 200 mmHg है और अपने डाइक्लोरोमीथेन का 415 है। ये क्या है बच्चों, ये पी नॉट की वैल्यू है। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है। अपन ने कितना लिया है, तो 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म लिया है और 40 ग्राम अपन ने डाइक्लोरोमेथेन का लिया हुआ है। दूसरा हमें क्या रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब ये क्या है, y1 और y2 की बात हो रही है बच्चा। स्टार्ट करिए सॉल्व करना। पहले हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। ठीक है, मोलर मास हम पहले किसका निकालेंगे, CH2Cl2 मतलब डाइक्लोरोमीथेन का निकालेंगे और फिर क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालते हैं वो अपन ने 11th में पढ़ा हुआ है। तो अपन ने लिया कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 एटम है, और अपन ने क्लोरीन लिया, इसका एटॉमिक मास 35.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा टोटल करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा। फिर क्लोरोफॉर्म का मोलर मास इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का अपन को फॉर्मूला पता है बेटा, ये क्या हो जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तो डाइक्लोरोमीथेन का कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है हमारा 40 ग्राम, तो अपन 40 और उसका मोलर मास कितना है, तो 85। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल आए क्लोरोफॉर्म के इधर और डाइक्लोरोमीथेन के इधर। अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे, तो मैं जो दोनों नंबर ऑफ मोल्स है x1 प्लस x2 को अपन ने ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले मैं कंपोनेंट ए का निकाल लेती हूँ। तो इसका मोल फ्रैक्शन मतलब अपन वही Na अपॉन Na प्लस Nb टोटल मोल से अपन डिवाइड करेंगे, तो ये इसका मोल फ्रैक्शन। क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया। अब जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों, पी टोटल इक्वल टू P01 प्लस P2 माइनस P1 इंटू x2, सारी वैल्यूज हमारे पास है। तो P01 दिया हुआ है 200, P02 दिया हुआ है इतना, और P01 ये पूरी वैल्यूज हमें क्या करना है, फीड कर देना है, और हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हमें क्या देखना था कि वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है इनका। तो सिंपली वेपर फेज के लिए जो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पर अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया था कर लेंगे। तो अगर मैं y1 को बाहर ले लूँ, ठीक है, तो अपन ने y1 को बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P टोटल। P1 भी हमारे पास है, P टोटल भी है, तो डिवाइड कर देंगे, तो मेरा y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। आसान सा कैलकुलेशन है, कीप प्रैक्टिसिंग। अब नेक्स्ट बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है बच्चा। कई बार हमको ये पता होता है पर हम ये लाइन को नहीं पढ़ते हैं, तो एग्जाम में जो लिखना है ना डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ही प्यारी सी लाइन है बच्चा, ये बोलती है कि जो राउल्ट लॉ है वो क्या है, दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ
हेनरी लॉ। अब बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करिए आपकी जो राउल्ट का लॉ है वो स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। तो बच्चा समझते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, क्या कहा है राउल्ट लॉ में कि जो वेपर प्रेशर है वोलाटाइल कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल है, तो P1 जो है दैट इज इक्वल टू x1 इंटू P01, मतलब कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन को अपन उसके P0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बराबर होगा। अब अगर ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, गैस इन लिक्विड है, तो इसका एक जो कंपोनेंट है वो इतना ज्यादा वोलाटाइल होगा कि वो गैस के फॉर्म में एक्सिस्ट करेगा। और इस सॉल्युबिलिटी को अपन ने जब गैस की सॉल्युबिलिटी देखा था सॉल्यूशन में, तो हेनरी लॉ ने बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू उसका मोल फ्रैक्शन, उसका जो मोल फ्रैक्शन का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था अपन ने हेनरी लॉ में उसको हटा के अपन ने के एच यूज कर लिया था। और यहाँ पे बेटा राउल्स लॉ के हिसाब से हमारा क्या है कि जो P1 है दैट इज इक्वल टू P01 इंटू मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप देखें बच्चा, तो दोनों ही चीज क्या है, सेम है, सिर्फ इनके जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैं वो वेरी करते हैं, बाकी तो सेम है, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in solution। पढ़ लिया अपन ने। तो अब यहाँ पे अलग क्या है, only the proportionality constant that is kh differs from P01। Thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which kh becomes equal to P01। आसान बच्चा, तो आप इसको रिवाइज करते रहेंगे बेटा, ये बहुत आसान आसान टॉपिक है बच्चा। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ये वाला टॉपिक। बेटा लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है बेटा, और कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है।